तो स्टॉक मार्केट के प्रति पैशन होना एक अलग बात है, और अपने आप को सही तरीके से स्टॉक मार्केट में पोजीशन करना, सही स्टॉक का चयन करना, ताकि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में कर सकें। तो आज दोस्तों मैं ब्रीफली आपको शेयर करने जा रहा हूं कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले, क्या मुख्य बातों का ध्यान रखता हूं और टोटल प्रोसेस क्या है, बिकॉज प्रोसेस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जब आप अपने पोर्टफोलियो में 10-11 स्टॉक की टीम बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि टीम का हर खिलाड़ी अच्छा गेम खेलेगा, लेकिन आपकी संभावनाएं जो है प्रॉफिट करने की बढ़ जाती है। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसके सारे स्टॉक जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, वो चलते हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और जब मेथड जो होती है प्रोसेस ड्रिवन होती है, तब संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। तो इसके बाद जब हमने एक बार ये देख लिया कि फंडामेंटली क्वालिफाई कर गया है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस में, और उस स्टॉक की सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम स्टॉक का चयन करते हैं। और आज का स्टॉक हमने चुना है दोस्तों कि सियाराम का है। ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करते हैं कि ये फंडामेंटली हमें कैसा स्टॉक नजर आ रहा है। तो यहां पर फंडामेंटली हम पहले देखते हैं कि ब्रॉड फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पायस्ट्रोकी स्कोर। दोस्तों कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक को जब आप चयन करें तो पायस्ट्रोकी स्कोर जो 9 पैरामीटर्स के आधार पर उसका स्कोर सही होना चाहिए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे और हमारा स्कोर है, अगर हमें डिस्टिंक्शन मिलता था तो डिस्टिंक्शन किसको बोलते थे, जब 75% या उससे अधिक मार्क्स आते थे तो उसे हम डिस्टिंक्शन बोलते थे। तो दोस्तों पायस्ट्रोकी स्कोर जो है वो 7 या उससे अधिक होना चाहिए। तो डिस्टिंक्शन होल्डर है ये स्टॉक सियाराम सिल्क का। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 2157 करोड़ है, तो स्मॉल कैप है, इसीलिए पायस्ट्रोकी स्कोर और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक मतलब हायर डिग्री के रिस्क को लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम चेक करते हैं उसका अल्फा कि इसने पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा किया है। तो उस स्टॉक का जो अल्फा है मींस उसने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। तो स्टॉक ने देखिए 98% से आउट परफॉर्म किया है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि इस स्टॉक का बीटा क्या है। इस स्टॉक का जो बीटा है वो 1.46 है। तो 1.46 मतलब ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी को मैनेज करना हमें आना पड़ेगा, और ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम इनिशियल रिस्क को फाइनलाइज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस समय में। इस पॉइंट को अलग से नोट कर लेना है कि इसकी वॉलेटिलिटी अधिक है। साथ में हमने देखा इसमें कि इसमें जो वॉल्यूम है वो डिलीवरी का वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआई और एफपीआई में होल्डिंग्स में लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज देखा गया है, होल्डिंग्स में इंक्रीज हुआ है। मतलब ये हमें इंडिकेट करता है कि ओवरऑल मार्केट में इसमें इस स्टॉक के प्रति, इस काउंटर के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब हमने ये सारी चीजें देख ली तब आगे जाके अब हम इसकी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे क्योंकि फ्यूचर का फोरकास्ट क्या है, ग्रोथ का फोरकास्ट क्या है, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का मुनाफा ग्रो करेगा, तभी हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पे अगर आप देखें तो कंपनी का ईपीएस ग्रोथ जो है फोरकास्ट, तो इसका लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर 2021 का था, इसमें इसका ईपीएस था 40 रुपीज 95 नया पैसा। ये आप देखिए ईपीएस में ये ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले ये नेगेटिव ग्रोथ था इसका और नेगेटिव ईपीएस था, और इसके बाद 2021 में टर्न अराउंड हुआ है और ये कंपनी प्रॉफिट में आई है दोस्तों। तो एक्चुअल ईपीएस जो था 40.95 था। अब यहां पर देखें कि अगले 2 साल के अंदर में ईपीएस का फोरकास्ट क्या है एनालिस्ट के अनुसार। तो यहां पर ईपीएस का फोरकास्ट आता है
करीब 49.8 से लेकर 50 रुपीस के रेंज में इसका ये फोरकास्ट निकल के आता है दोस्तों। इसका मतलब ईपीएस फोरकास्ट के हिसाब से ये ठीक नजर आ रहा है। हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपनी की एफिशिएंसी। दोस्तों कंपनी की एफिशिएंसी को समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का असेट है तो रिटर्न ऑन असेट क्या है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी जो है जो ऑपरेशनली इनकम को जनरेट कर रही है, हर रुपए जो उसने अपने कैपेक्स में लगाए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल को जो डिप्लॉय किया है, उसके अगेंस्ट में उसमें रिटर्न कितना आ रहा है। तो देखिए इस सियाराम सिल्क में कंपनी का आरओए जो है 15.5% है, जबकि ब्रॉड इंडस्ट्री का देखें, सेक्टर का देखें तो वो 7.9% है। तो अच्छे खासे मार्जिन से ये आउट परफॉर्म कर रहा है इस इंडस्ट्री में। जहां तक आरओसी का सवाल है उसमें हम इंडस्ट्री से एनालिसिस नहीं करते हैं, वो कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस होती है। तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लास्ट ईयर का था 25.9%। नॉर्मली आरओसी 15 से 20% के रेंज में अगर है या जितना अधिक है उतना अच्छा है। तो पिछले 3 साल का एवरेज अगर देखें, 3 साल के पहले का फिगर देखें तो ये 21.2 था। तो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, तो यहां भी ये क्वालिफाई करता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आरओई वर्सेस इंडस्ट्री, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 23.7% है, जबकि इंडस्ट्री का सिर्फ 12% है। इसका मतलब इस पैरामीटर में भी ये क्वालिफाई करता है। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना इसलिए आवश्यक है दोस्तों कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो यहां पर देखिए कंपनी का जो असेट है 6.72 बिलियन रुपीस है, जबकि लायबिलिटीज जो है वो सिर्फ 3.48 बिलियन रुपीस है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर देखें तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो है उससे असेट अधिक है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, तो लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है, 1.27 बिलियन रुपीस लायबिलिटी है। और तो इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म असेट जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से अधिक है। तो फाइनेंशियल हेल्थ में भी ये क्वालिफाई करता है। अब दोस्तों आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। हमारा कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सियाराम सिल्क के स्टॉक में कि लगता तो है ये कि एक सही स्टॉक हमने चुना है, ये पैरामीटर्स में क्वालिफाई होते जा रहा है। अब डेट इक्विटी रेशियो देखें यहाँ पर, तो दोस्तों ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये इक्विटी की कर्व है और ये रेड कलर की लाइन जो है डेट की कर्व है। अब देखिए पहले गैप कितना कम था, इसका मतलब डेट इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा था। आज की डेट में डेट इक्विटी रेशियो करीब 24% के आसपास है, 23-24%। ये देखिए वाइडन हो गई है गैप करंट बेसिस पर। यहाँ पर इक्विटी कर्व है, ये है। तो इसका मतलब डेट लेवल जो है 22-23% जो डेट लेवल है ये सेटिस्फैक्टरी है इसका। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम इसके ट्रेंड को देखें तो पिछले 5 साल के दौरान में जो करीब 60% था घट के अभी 23-24% पे आ गया है। तो इसका मतलब डेट इक्विटी डेट में रिडक्शन देखा जा रहा है। इसके अलावा डेट कवरेज को देखना जरूरी है। क्या डेट जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से वेल कवर्ड है, तो यस ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 139.1% है, वेल कवर्ड है। क्या इसका जो इंटरेस्ट है डेट के ऊपर में वो इबिट से कवर्ड है, यस 34.2x है, तो वो भी वेल कवर्ड है दोस्तों। ये सब देखने के बाद अब हम चलते हैं करंट डिविडेंड यील्ड पे। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है। कई बार जो कंपनी ग्रोथ कंपनीज होती है, ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती हैं, लेकिन बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन केक। अगर हमें डिविडेंड से भी इनकम हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ डिविडेंड की एनालिसिस में हम देखते हैं कि इस स्टॉक का करंट डिविडेंड यील्ड जो है 1.31% है दोस्तों। जो अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें, इंडियन स्टॉक मार्केट को, तो जो टॉप 25% कंपनी पे करती है उनका एवरेज है 1.6% एंड बॉटम 25% जो डिविडेंड पे करती है उनका एवरेज है 0.3%। तो 1.31% एक अच्छा डिविडेंड नजर आ रहा है, तो यहां भी सेटिस्फैक्टरी है।
डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों चलते हैं हम वैल्यूएशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम निवेश करते हैं किसी स्टॉक में तो इस स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर हम देखें, सबसे पहले हम पी को देखते हैं तो पी रेशियो जो इसका है 11.2 है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है 11.9 है। मतलब ये इंडस्ट्री के टर्म्स में इसका पी रेशियो कम है, तो ये क्वालिफाई करता है वैल्यूएशन में। मार्केट का अगर पी देखे, मार्केट का तात्पर्य है स्टॉक मार्केट इंडिया का पी देखे तो वो 19.7 है, तो उससे भी पी कम है। इसके अलावा अगर हम प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो देखें, मतलब पेग रेशियो देखें, तो पेग रेशियो में ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है वैल्यूएशन में। और पीबी रेशियो में देखें तो क्योंकि पेग रेशियो जो है 1.4 का है, प्रेफरेबली शुड बी लेस देन 1। पीबी रेशियो देखें तो पीबी रेशियो भी इंडस्ट्री के पीबी रेशियो से अधिक है। अब यहां पर आता है शेयर प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू प्राइस। अब दोस्तों जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, यहां पर देखिए करंट प्राइस जो इसकी ट्रेड हो रही है वो फेयर वैल्यू प्राइस से करीब 18 से 20% अंडर वैल्यूड है, तो अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। जो लोग फेयर वैल्यू प्राइस निकाला कैसे जाता है नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये इसमें भी क्वालिफाई करता है। उसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जब आप इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करते हैं तो आप देखते हैं ना कि इस टीम का कप्तान कौन है, इस टीम का कप्तान जो है और उसका वाइस कैप्टन कौन है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं उसकी कमान किसके हाथ में है, उसका अनुभव कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो वो हमें एक प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि हम तो निवेश कर देंगे लेकिन उसकी कमान हमारे पास नहीं है, कमान किसी और के पास है। तो यहां देखें सियाराम सिल्क के मैनेजमेंट का एवरेज जो एक्सपीरियंस का टेन्योर है 13.5 पर इस कंपनी के सीईओ एंड एमडी का, जो रमेश कुमार पोद्दार हैं, और साथ में इनका 13.5 साल का तो एक्सपीरियंस एज एन एमडी है। इसके पहले ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं काफी लंबे दौरान से, 1989 से, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे वाइस चेयरमैन के देखते हैं, मतलब बोर्ड मेंबर्स को देखते हैं जो इनको एक सपोर्ट करेंगे टीम वर्क में। तो इनका एवरेज जो एक्सपीरियंस है 6.2 ईयर्स का है, तो यहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। अब एक चीज लास्ट में देखते हैं दोस्तों कि क्या इस कंपनी के काउंटर में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग है और उसमें बिकवाली हो रही है तो हमें थोड़ा सा एक अलर्ट हो जाना चाहिए और हम पिछले 12 महीने के ट्रेंड को देखते हैं। अगर 12 महीने में थोड़ी बहुत है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट इनसाइडर सेलिंग है तो खतरा नजर आता है। अब यहाँ देखिए पिछले 12 महीने के दौरान शेयर्स जो बेचे गए हैं उसमें 12 महीने में शेयर्स इनसाइडर द्वारा नहीं बेचे गए हैं, लेकिन रादर बाई किए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ बाइंग जरूर हुई है इस काउंटर में इनसाइडर के द्वारा, तो ये पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों इन सब पैरामीटर को देख के आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी क्वालिफाई करती है, फंडामेंटली साउंड बिजनेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट कीजिए, यस करके टाइप कीजिए। हाइब्रिड एनालिसिस अप्रोच जो होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। खाली टेक्निकल्स पे आप आधारित नहीं रह सकते हैं। ट्रेडिंग एक अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं चलता है, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो एक बार फंडामेंटल्स चेक करना जरूरी है। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड अगर अच्छा ट्रेड है तो 1 साल 2 साल 3 साल तक भी चल सकता है, 4 साल तक भी चल सकता है। हमारे चैनल के जो डायमंड मेंबर्स हैं उनको मैंने एक बार शेयर किया था कि किस तरह से दीपक नाइट्रेट में या बजाज फाइनेंस में हम लोग स्टॉक को ट्रेंड को राइट करते हुए मेरे परिवार के अकाउंट में हम चले आ रहे हैं। तो कई साल तक ट्रेंड चल सकता है, सेकुलर ट्रेंड में भी आपको कोई स्टॉक मिल सकता है। तो दोस्तों अब चलिए चार्ट के ऊपर में चलते हैं और इस स्टॉक की अब मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस पे अलग अलग डायमेंशन में इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या फंडामेंटली साउंड बिजनेस टेक्निकल में मार्केट के सेंटिमेंट्स के आधार पर सेम चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वैल्यूएशन टर्म्स में टेक्निकल्स के आधार पे कैसा नजर आ रहा है।
तो चलिए दोस्तों अब प्राइस चार्ट पर चलते हैं। हम शुरुआत, जैसे मैंने बोला, मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या किया हमने, पहले कंपनी के बिजनेस को देखा कि बिजनेस साउंड नजर आ रहा है कि नहीं, फंडामेंटली स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। उसके बाद हम चल रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के आधार पर। अब यहां पर हम प्राइस चार्ट को अगर देखते हैं तो मंथली प्राइस चार्ट में सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये स्टॉक, मैं मंथली प्राइस चार्ट पे चल रहा हूं, इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, इस स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझे तो 2008 के बेयर मार्केट में ये स्टॉक जो था, ये इसने लो बनाया था, मासिव गिरावट देखी गई थी और 8 रुपए 5 पैसे का ये स्टॉक ने लो बनाया था। उसके बाद देखिए टिपिकल अक्यूमुलेशन बैंड देखा गया और अक्यूमुलेशन बैंड से ये बाहर आया अप्रैल 2009 में और उसके बाद ट्रेंड में रिवर्सल हो गया। और देखिए इस स्टॉक ने लगातार एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव किया और 8 रुपए का जो स्टॉक था उसने हाई बनाया 799 रुपीस का। अक्टूबर 2008 से लेकर दिसंबर 2017 में, मतलब 9 इयर्स के दौरान में, 9.5 साल में है। जब स्टॉक में फंडामेंटल सही रहते हैं और जब स्टॉक में मार्केट सेंटीमेंट सही रहते हैं तो स्टॉक चलता है मार्केट में। पहली बात तो मुझे ये मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आई। उसके बाद देखिए ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और ये डाउन ट्रेंड दोस्तों स्टार्ट हुआ है जनवरी फरवरी 2018 से और इसके बाद डाउन ट्रेंड के दौरान में आप देखिए इसने लो बनाया मार्केट में, फिर एक लो बनाया करीब 94 रुपीस 15 पैसे का 2020 के बेयर मार्केट में और फिर देखिए यहाँ पर ट्रेंड का रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है। अब यहाँ पर रीसेंट प्राइस एक्शन को हम लोग मंथली चार्ट पे पहले समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है। इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं, इस जगह पे आप ध्यान से देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रिजेक्शन हुआ था और इस जगह पे प्राइस का रेजिस्टेंस देखा गया रीसेंट टाइम में भी, जुलाई 2021 में, फिर देखा गया अगस्त 2021 में और अल्टीमेटली फिर देखा गया अक्टूबर 2021 में। और ये जितने भी रिजेक्शन हुए हैं पिछले कई महीनों से प्राइस इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है और 1 2 3 4 आप समझिए 5 मंथ से प्राइस इस लेवल के करीब में ट्रेड होती है। इससे मार्केट की साइकोलॉजी क्या इंडिकेट करती है दोस्तों, सबसे पहली साइकोलॉजी मार्केट की ये इंडिकेट करती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बुल्स पूरे कंट्रोल में नजर आ रहे हैं और बेयर्स इस की रेजिस्टेंस एरिया में पहुंचने के बाद, इस सप्लाई एरिया में पहुंचने के बाद भी हावी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इस दौरान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्राइस ने पिछले 4 महीने के दौरान में सबसे लोएस्ट लेवल जिस पे ट्रेडिंग हुई है वो लेवल है 393 का। तो ये लेवल को हम पहले चार्ट पे मार्क कर लेंगे 393, ताकि अगले प्राइस चार्ट पे चलें तो ये हमें पता रहे कि ये लेवल कैसे एक्ट कर रहा है। अब यहां देखिए 393 ऐसा लेवल है जहां पर एक प्राइस का रिजेक्शन देखा गया था सितंबर में। ये 393 के लेवल को जो मार्क किया है, इस टेक्स्ट को हम राइट में कर लेते हैं, ये कर लिया हमने 393 का लेवल। अब इस जगह पे प्राइस का रिजेक्शन देखिए, शूटिंग स्टार है सितंबर में, मतलब 393 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और क्या हम देख सकते हैं इसमें दोस्तों, सबसे पहले है हम ये चीज देख सकते हैं कि लास्ट मंथ की कैंडल को देखिए, जनवरी की कैंडल जो है इस की रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर में क्लोज हुई थी, लेकिन इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब आने वाले समय में क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो यहां पर देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ये देखिए मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का, यहां पर ये ट्रेंड लाइन जो थी पहले सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही थी और इसका ब्रेकडाउन हुआ मार्च 2020 में
और इसके बाद अपसाइड मूव में ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होना था, लेकिन इसका ब्रेकआउट हो गया जुलाई 2021 में। उसके बाद से देखिए प्राइस ये ट्रेंड लाइन जो अब सपोर्ट के रूप में फिर से वापस काम कर रही है। इस प्राइस एक्शन को ध्यान से समझे, मैं एनलार्ज कर रहा हूं। यहां देखिए प्राइस सपोर्ट ले रही है और हायर लोज का फॉर्मेशन कर रही है, जो इंडिकेट करता है बुल्स अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं। क्या यहां पर हमें कोई प्राइस पैटर्न नजर आ रहा है? चलिए यहां पर हम प्राइस पैटर्न को देखने की चेष्टा करते हैं। ये देखिए एक बुलिश फ्लैग का क्लियर कट ब्रेकआउट है यहां पर, जो हुआ है जनवरी महीने में। अब दोस्तों अगर हम इस बुलिश फ्लैग के आधार पर एंट्री करते तो हमारी एंट्री तो ट्रिगर हो गई है। अब चलते हैं यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पे आने वाले समय में कोई खतरा नजर आ रहा है। तो यहां पर देखिए एक जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न था, तभी तो ये डाउन ट्रेंड में गया था। ये देखिए मैंने यहां पर खींचा, ये लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड का फॉर्मेशन था, और इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर ये राइट शोल्डर का, ये देखिए मैं राइट शोल्डर का फॉर्मेशन खींच रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो नेकलाइन थी, नेकलाइन के ऊपर अब ट्रेड हो रहा है, ये मासिव जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना था। तो इसका मतलब आने वाले समय में कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म चार्ट में नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए वीकली चार्ट में चलते हैं। अब वीकली चार्ट में आप क्या देखते हैं, क्लियर देखिए 393 का लेवल जो मार्क किया था, यहां पर प्राइस ने बुलिश पिन बार बनाया जनवरी 24 को। उसके बाद यहां फिर बुलिश पिन बार बना 21 फरवरी को, और इस जगह पे देखिए प्राइस का कंसोलिडेशन बैंड है, जो क्लियर कट 393 एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अब यहां पर हम इसको रिमूव कर देते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो हमें रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ध्यान में रखना है? तो यहां हम देखते हैं दोस्तों कि एक गैप नजर आ रहा है। इस गैप को हम इग्नोर नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म निवेश में। ये देखिए एक गैप नजर आ रहा है, जो गैप क्रिएट हुआ है अक्टूबर के पहले वीक में। ये गैप बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों, और इस गैप को देखें, ये गैप अभी तो फिलहाल एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अब ये हम एक गैप को मार्क कर लें, ताकि हम अपने इनिशियल रिस्क को, इनिशियल स्टॉप लॉस को यहां पर हम गैप को मार्क कर लेते हैं। ये गैप एग्जिस्ट कर रहा है 384 पे, तो हम यहां पर 384 एक वैल्यू मार्क कर लेंगे, 384, और इसका कोऑर्डिनेट फिक्स कर देंगे, ताकि जब हम आगे एनालिसिस में बढ़े तो ये सब इंपॉर्टेंट की लेवल हमारे चार्ट से अलग नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस चार्ट को आप छोटा करें तो ये देखिए ब्यूटीफुल राउंडिंग पैटर्न का जो फॉर्मेशन है, इसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ था 31 जनवरी की कैंडल में, और सर्ज इन दी वॉल्यूम देखिए एवरेज वॉल्यूम से बहुत अधिक था। तो अब दोस्तों यहां पर ये तो क्लियर हो गया है कि बेयर्स में वो ताकत नजर नहीं आ रही है कि प्राइस को वो 384 के नीचे ले जा सके। ये कई सप्ताह से, कई महीनों से ये चीज साबित हो गई है। और लास्ट वीक में देखिए, लास्ट वीक के प्रायर वीक में देखें तो बुलिश पिन बार है, EMA 21 पे सपोर्ट ले रही है। उसके बाद प्रायर वीक में देखें तो फिर से दोस्तों एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया ये बन चुका है, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न के आधार पर इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो चलिए मैं टारगेट को निकालने की चेष्टा करता हूं। तो ये देखिए मैंने टारगेट को मेजर किया, तो इसका टारगेट क्या आता है 7, इसका टारगेट आता है दोस्तों 1190। दोस्तों ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है सिर्फ 460 रुपए पे। तो ये हमने यहां पर ये देखा कि इसका प्रोबेबल टारगेट जो है, शायद हमारा रिस्क बहुत छोटा है। अगर हमने इस बैंड के नीचे में 1 ATR नीचे में भी स्टॉप लॉस रखा, इस डिमांड बैंड के, या 2 ATR भी नीचे रखा, तो भी हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:3 से बेहतर मिल रहा है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं और यहां पर देखते हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन बैंड को जो हमने मार्क किया था, ये और एविडेंट होता चला जा रहा है यहां पर कि कितना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बैंड है। क्या यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? ये देखिए दोस्तों
मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, ये देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है और यहां पर रीसेंट टाइम में हम क्या देख रहे हैं, गैप डाउन मार्केट खुलता है बाइंग आती है, गैप डाउन मार्केट खुलता है बाइंग आती है। इसका मतलब डाउनसाइड मोमेंटम का क्लियर कट डिमिनिशिंग इफेक्ट हमें नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है इतने सप्ताह का, ये जो गैप है, केवल हमें इसे कंसीडर करना चाहिए। तो इस गैप के आधार पर मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए गैप के नीचे जो स्विंग लो है वो मुझे नजर आ रहा है समथिंग अराउंड 361। तो 2022 में मार्केट वॉलेटाइल है, तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल से 180 नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखूंगा। अकॉर्डिंगली इनिशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग करूंगा और हम चेक क्या करेंगे कि अगर हम अभी एंट्री करते हैं तो 460 में एंट्री कर रहे हैं और हमारा रिस्क जो है करीब करीब जो आ रहा है वो 120-130 रुपए का आ रहा है। एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 120-130 रुपए का आ रहा है और टारगेट जो हमने निकाला वो आ रहा है दोस्तों 1100 के ऊपर। तो हम रिस्क ले रहे हैं मान लीजिए 150 रुपए का, तो हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो कई गुना ज्यादा मिल रहा है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो हम प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो हमने बिजनेस क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर हम 1 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने की संभावना होनी चाहिए। यहां संभावना नजर आ रही है दोस्तों। तो इस तरह से जब हम प्रिसाइज स्ट्रेटजी करते हैं तो ये हमें नजर आता है कि इसमें 1:3 के बियॉन्ड भी जाने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों ये मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि किस तरह से प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन करके आप अगर डायमंड मेंबर्स बनते हैं, हर वीक हम जूम के ऊपर में मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, इन डेप्थ चर्चा करते हैं ताकि स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटी से कभी मिस ना करें और बड़े बड़े रिस्क को हम कंट्रोल में रख सकें, मैनेज कर सकें। क्योंकि रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपने स्किल के द्वारा। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। Thank you very much for watching. Looking forward to meet you very, very soon.